प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 सेक्शन में तरमीम का फैसला किया गया है और आज बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया है। एक सेक्शन 66 है जो पार्टी डिक्लेरेशन के हवाले से है कि किस तरह से पार्टी अपना पार्टी का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना होता है। अब इसमें जो मुजवज़ा तरमीम है वो ये है कि कोई शख्स जो अपनी पार्टी का एक सर्टिफिकेट दे चुका है वो बाद में डिक्लेरेशन तब्दील नहीं कर सकता। इसी तरह से सेक्शन 104 है जो मखसूस नशस्तों के हवाले से है इलेक्शन एक्ट 2017 का। और अब इसमें जो मुजवज़ा तरमीम है वो ये है कि जिस पार्टी ने लिस्ट जमा नहीं कराई होगी उसको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। तो ये 2 तरामीम लाने के लिए आज बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अदालती फैसलों के बाद इस तरह की जो कानून साजी है क्या ये अदालती फैसलों को गैर मुअस्सिर करने के लिए है, और अगर ऐसा है तो क्या अदालतें अपने फैसले को की इम्प्लीमेंटेशन की राह में हायल इस तरह की जो कानून साजी है उसको रोक सकते हैं। ये अहम सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, पतन की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें NA 130 लाहौर के हल्के के हवाले से कुछ हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं कि वहां पर NA 130 में कौमी और सूबाई असेंबली के जो हल्कों पर वोटिंग हुई है उसका तनासुब क्या था, और कौमी असेंबली के जो हल्के हैं उसमें कई पोलिंग स्टेशन पर तो 100% से ज्यादा पोलिंग हो गई है। तो इस पर जरा हम बात करेंगे। दूसरा, मुज़ाकरात की फिर से बात हो रही है, बहस हो रही है। मुज़ाकरात तहरीक-ए-इंसाफ करना चाहती है, वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, लेकिन क्या ये होने जा रहा है, लेकिन क्या ये होगा, ये अहम सवाल है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, माहिर आईन और कानून। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, खुशामदीद। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपको भी खुशामदीद। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले ज़रा आप इस पर अपनी राय दे दीजिएगा कि ये डायरेक्ट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 के 2 सेक्शन में तब्दीली के लिए बिल पेश किया गया है, और ये बिल जो है वो एग्जैक्टली उन 2 सेक्शन से मुतल्लिक है जो कंसर्न है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के बाद से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्या ये तब्दीली हो सकती है, और क्या ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुअस्सिर करने के लिए बादियों नजर में दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार होता है कि वो किसी भी कानून में तब्दीली कर सके, लेकिन वो आइन और कानून के दायरे में रह के करना होता है। वो किसी देखिए, अब आपने कहा सेक्शन 66 और 104 में वो तरमीम करना चाह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका मतन पढ़ने के बाद कि इसको लागू कब से किया जाएगा, या क्या पिछले इलेक्शन से लागू करेंगे या कब से करेंगे, क्योंकि एक जजमेंट आ गई और जजमेंट के अंदर क्लियर लिखा था कि ये सीटें जो 41 लोग हैं खासतौर पर, ये अपना फिर से डिक्लेरेशन जमा कराएंगे, हल्फनामा, और ये बताएंगे कि किस पार्टी से इनकी वापसगी है, उसके हिसाब से फिर वो उस पार्टी में शमूलियत होगी उनकी, और फिर उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जिसकी वो लिस्टें जमा करा चुकी है एक पार्टी। तो अब ये उसमें तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी भी कानून जो कोर्ट का फैसला होता है उसको आप खत्म नहीं कर सकते किसी कानून साजी से, वो नहीं खत्म हो सकता। और लेकिन उसके अंदर अगर कानून में कोई गलत बात या कोई इलीगैलिटी या कानून को डिक्लेयर कर देती है अदालत के ये आइन से तजाद है, तो उस तजाद को खत्म करके उसको आइन के बराबर लाके, तो इसके ऊपर तो कानून साजी होती है। इसको हमारी इस्तिलाह में वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन तो हो सकती है, लेकिन इससे आबिद भाई साहब, मगर एक रास्ता नहीं खुल जाएगा, इससे एक रास्ता नहीं खुल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर कोई भी फैसला दे, जिसकी भी हुकूमत है वो एक सादा कानून साजी करेगी और उसको रोक सकती है। जी नहीं, देखिए अगर ये तरमीम होती है इसको चैलेंज किया जा सकता है, और लोग जो भी चैलेंज करेगा उसको दिखाना होगा कि ये आपकी जजमेंट के खिलाफ है या किसी आइन से इसका तजाद है। आपने देखा पिछले दिनों भी तो उन्होंने एक कानून लाए जब वो झगड़ा चल रहा था कि इलेक्शन का, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपने नाम दे दिए थे जजों के, जिसको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था। तो आप देखिए कि उन्होंने तरमीम लाए, उसको फिर लॉ भी बना दिया कि जी रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। तो वो अभी इशू सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये तो अपने मर्जी से, ये PDM की जो हुकूमत है, PDM 2 फॉर्म 47 की, तो वो अपने मर्जी से जो अपने हक में चाहेगी वो कानून साजी करते चले जाएंगे। वो आइन को बिगाड़ेंगे, कानून उनको किसी की परवाह नहीं है। उनको कोशिश ये है कि किसी तरह ये मखसूस नशिस्तें इन PTI वालों को नहीं मिले। तो अब ये देखना है कि कोर्ट इसमें क्या करती है। कोर्ट की अब देखिए अथॉरिटी का सवाल आ गया है, और कोर्ट की अथॉरिटी ये नहीं होती पार्लियामेंट जी मुकन्ना सुप्रीम है, हमारा आइन सुप्रीम है। कोई कानून साजी
कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो आइन से तजाद हो और किसी एक सुतून के खिलाफ हो। अगर ये कोई इस तरह की लॉ पास करते हैं जो हमारे, क्योंकि ये ज़ैली कानून होगा, ये आईनी तरमीम नहीं होगी, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये जो है ये आइन से तजाद है, ये जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए कोशिश हो रही है, तो कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगी इस सिचुएशन में। लेकिन देखना ये होगा कि कानून साजी आइन से इसका इतलाक कब से होगा। अगर इतलाक आगे से होगा तो ठीक है, आगे जो इलेक्शन आएगा या कोई बाई इलेक्शन आएगा उसमें आपने डिक्लेरेशन दे दिया, या आइंदा इलेक्शन आएगा आपको मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी, लेकिन बाहर ये लग रहा है, अब जाहिर है उसका मुसविदा अभी हमारे सामने नहीं आया जुबैर साहब, लेकिन जाहिर है ये चूंकि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की इंटेंशन बड़ी वाज़ेह है, उसके लिए हो रहा है, तो जाहिर है फिर इसका इतलाक तो माजी से ही होगा। वैसे मुसविदा सामने आएगा तो पता चल जाएगा जजमेंट से सर ये सेट असाइड हो जाएगा। जी अगर ये अच्छा जी झगड़ा साहब रूल करने के लिए कैसे क्या तहरीक इंसाफ के लोग, जी जी ठीक है सर, झगड़ा साहब ये बताइए कि क्या ये अब जाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग तो हल्फ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, पार्लिमानी पार्टी खुद को बता रहे हैं, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है, क्या वो हल्फ उठा ही नहीं सकेंगे? देखें ये जो भी करें, ये मज़ाहिया खेज लेजिस्लेशन है। अगर ये लेजिस्लेशन के थ्रू अभी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो चैलेंज करना चाहते हैं, ये सिर्फ साबित करता है, और आपने पतन की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया है जी कि जो इन्होंने चोरी की है, जो ये चोरी की हुकूमत पे बैठे, इन्हें सब पता है। ये दानियाल चौधरी को भी पता है कि इन्हें 130 पे नवाज शरीफ के पत्नी लाख वोट ज्यादा हुए, और ये काम सिर्फ वहां पे नहीं हुआ। पेशावर में मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, PK 74 10 स्टेशन पे 150% तक पोलिंग है। सूबाई असेंबली की पोलिंग 70% है, नेशनल असेंबली की 32% है। PK 75 पे फॉर्म 45 में 70% टर्न आउट है, फॉर्म 46 में 40% टर्न आउट है। मेरे हल्के में आपने देखा है 64 जो 66 में से फॉर्म 45 ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं, उनमें ओवर राइटिंग की गई है। ये मैं आपको पेशावर की मिसाल इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैंने एक एक सीट जो है वो स्टडी की है जी। ये कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं, ये आज से कल तक इस चीज को डिले कर सकते हैं, कल से परसों तक कर सकते हैं। इनको हम इसमें इंक्रिमिनेट करेंगे क्योंकि जिस तरीके से ये डिफेंस पे जा रहे हैं, और ये जो अभी आगे जो भी भाषण देंगे ना 9 मई से पता नहीं क्या क्या, इसके बाद अब यही साबित होगा कि इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुर्म 1990 से लेके आज तक नवाज शरीफ करता गया है। जनरलों को BMW भी वो देता गया है, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स भी उसने लिए, 2-2, 3-3 आर्मी चीफ्स को भी उसने निकाला है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी उसने किया है, हाईजैकिंग भी उसने की है, फिर मेमोगेट में भी वो कंस्पिरेसी में शामिल हुआ है। और ये जो वोट को इज्जत दो के बाद ये अभी जहां पे आए हैं, और जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है उन्होंने, और जो एक एक पावर प्लांट को सैफुर रहमान जिसका डायरेक्टर है 121 अरब रुपए IPP को जो है वो मिल रहा है, तो इस सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा, और सिर्फ इलेक्शन की चोरी छुपाने से ये कहीं भाग नहीं सकता। सही है, लेकिन सर जो बुनियादी सवाल है, क्या अब ये जो अगर सेक्शन 66 और 104 में तरमीम हो जाती है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी तहरीक इंसाफ की फिर? क्योंकि बजाहिर तो ये क्या इसको फिर सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे, फिर वहां जाकर चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये डिलेस चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देगी, लेकिन पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए, आज जैसी दुनिया वेनेजुएला के इलेक्शन पे बात कर रही है, कि ये जो हुकूमत है ये नाजायज हुकूमत है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, ना किसी इंटरनेशनल इदारे से बात करने का, ना पाकिस्तान का बजट सेट करने का, ना कोई रिफॉर्म करने का, और इसलिए ये कर भी नहीं सकते। इसलिए दुनिया की तारीख का सबसे लॉपसाइडेड IMF डील लाए हैं, इसलिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे तबाहकुन बजट आया है, और इसलिए मेरे सामने एक मेरे भाई बैठेंगे जो अपनी सीट नहीं जीते और अभी वो मोरालिटी की बात करेंगे। दानियाल साहब से कनेक्ट कर पाए हम? दानियाल साहब साथ हैं जी? दानियाल साहब, सर ये तो एक ऐसा रास्ता नहीं खुल जाएगा फिर कि जिसमें अब हुकूमत कोई भी हो जिसके पास सादा अक्सरियत है, वो अगर फैसला कर दे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं करना, तो वो एक कानून साजी करेगी, माजी से उसका इतलाक करेगी और कहेगी कि जनाब नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आई एम वेरी ऑनर्ड जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जो आपका सवाल है, देखें अगर तो उसके
के ऊपर मैं आपको 2-3 चीजों के ऊपर क्लैरिफाई करूं जी। कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक। और जो आइन पार्लियामेंट है वो आइन बनाता, मतलब अभी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ड्राइव करती है। ये जो बिल है, इसकी अगर हम पहले इसकी बेसिक्स पे जाएं तो ये एक हमारे एमएनए हैं उनकी तरफ से ले किया गया है। अच्छा, इसके ऊपर गवर्नमेंट का ये नैरेटिव है कि अब ये जब बिल ले हो गया है तो अमेंडमेंट, तो इसके ऊपर जो है हम इसके ऊपर वोट करेंगे और पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी कि ये इसके ऊपर जो आइन की तशरीह है वो किस तरफ होनी चाहिए। देखिए, पहली एक चीज जो है वो आइन बड़ा क्लियर कहता है कि वंस दैट पार्टी जो नॉमिनी होता है किसी पार्टी का, उसने अपनी पार्टी चूज कर ली जी विद इन 3 days, तो उसके बाद वो स्विंग नहीं कर सकता। ठीक है जी। वो टाइम 3 दिन है, ये आपकी तशरीह आइन करता है। जब कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जी उस चीज की तशरीह करे जी जो आपका आइन नहीं करता, देन द पार्लियामेंट हैज द राइट, द पार्लियामेंट हैज द स्ट्रेंथ टू बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, आंसर दोस क्वेश्चन। सही है, लेकिन बैरिस्टर साहब ये अभी एक सेकंड खाली मैं कहूं जी, कहिए। जब ये 3 दिन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करता है तो इट इज नॉट अलाउड बाय द पार्लियामेंट, और के पार्लियामेंट जो है आइन की तशरीह करे, वो सुप्रीम कोर्ट जो तशरीह है ही नहीं। दूसरी चीज देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे सर आंखों पर, लेकिन एट द सेम टाइम उनको जो आइन है वो रीराइट करने की पावर नहीं है। ठीक। तो रीराइट करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। अगर कोई अमेंडमेंट ऐसी है या कोई आइन का ऐसी शिक है जिसको वो इंटरप्रेट करें और कोई गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दें, तो इसकी पावर्स भी पार्लियामेंट के पास है टू रेक्टिफाई। ठीक है। ठीक है, तो जहां तक उसकी तशरीह है 3 से 15 दिन, दैट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है। अब इसमें से जो नुक्ता है ना बुनियादी, इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ से आगे चले जाए। जी सर, मेरा एक सवाल छोटा सा ले लेना दानियल साहब, इसमें जो अभी आबिद जुबैर साहब ये सवाल उठा रहे थे, वो कहते हैं कि इसका नफाज कब से होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उस सिलसिले में जो मैं एक लाइन सिर्फ पढ़ देता हूं, इसका इस बिल में जो है वो लिखा हुआ है, मुख्तसर उन्वान और आगाज नफाज, ये एक्ट इंतखाबात तरमीम 2 एक्ट 2024 के नाम से मौसूम होगा। ये एक्ट फिल-4 नाफिजुल अमल होगा और इंतखाबात एक्ट 2017 के आगाज नफाज से मुअस्सर बाअमल होगा। यानी जब से ये कानून पहली दफा बनाया गया और नाफिज किया गया, तब से ये नाफिजुल अमल होगा। सर, मेरा अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है, ये बेसिकली उस फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए दिखाई देता है, तो ये तो चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक बात, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज द ओनली बॉडी दैट हैज द पावर टू मेक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जी ठीक है जी, पार्लियामेंट के पास खाली ये पावर है। जब वो अपनी पावर इन्फोर्स करती है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके, रेट्रोस्पेक्टिव अपनी पावर्स को इन्फोर्स कर सकती है। दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट न्यू व्हेन आई से। आपका इसमें एक बहुत बड़े ऐसी एग्जांपल्स रही हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसीजन का या तशरीह का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह के जब आपकी ये जो पार्लियामेंट है इसके पास ये पावर्स है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर ये लॉ पास करवा सकती है। ठीक है। और इसके ऊपर आपका कानून और आपका आइन खामोश नहीं है, ये पावर्स देता है। ये पावर्स मैंने और आपने नहीं दी, ये पार्लियामान ने पार्लियामान को और अपने आइन को ये पावर दी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। झगड़ा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, साफ जाहिर हो गया, पहले दिन से ये लगे हुए हैं। जब आपको याद है जब 2018 का इलेक्शन हुआ था और ये लोग रिगिंग की बात कर रहे थे और आज भी करते, इमरान खान ने उस वक्त कहा था जो हल्का खोलना है खोल दो। फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ, फरवरी 9 को इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हुए। नहीं झगड़ा साहब, इस बात का जवाब देना। वो कह रहे हैं कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है,
ये वो कर सकते हैं और माजी से तलाक भी कर सकते हैं, ये भी उनके पास इख्तियार मौजूद है, तो गैर आईनी चीज कहां हो रही है? सर वेरी सिंपल, मैलिफाइड लेजिस्लेशन, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आ गया, उसको डायरेक्टली चेंज करने के लिए रिवर्स में वो कर रहे हैं। जब जिस वक्त लोग जो है वो कागज जमा कर रहे थे, जब एक शर्त नहीं थी, तो ये रिवर्स में नहीं हो सकती। ये आपको आबिद जुबैरी साहब ने ऑलरेडी कह दिया और दोबारा कंफर्म कर देंगे। वैसे इसके लिए वकील होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब एक वकील जो है वो साइड ले रहा हो या झूठ बोल रहा हो तो वो ऐसी आर्ग्यूमेंट को डिफेंड कर सकता है। सही है। जुबैरी साहब, अब आपने सुन लिया, एक तो आपके इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि इसका इत्तलाक कब से होगा, और दूसरा बैरिस्टर साहब ने कहा, और वो बजाय ठीक कह रहे हैं, कि पार्लियामेंट का यह हक है कि वो कानून साजी करे और जब से चाहे उसका इत्तलाक करे, ये भी उसके पास इख्तियार मौजूद है। देखिए, बिल्कुल ये बात इनकी सही है कि कानून साजी रिट्रोस्पेक्टिव हो सकती है, उसका इतलाक पीछे से हो सकता है, लेकिन कोई, अब देखिए दूसरी, इन्होंने 2-3 बातें की। पार्लियामेंट का हक होता है कानून साजी का, लेकिन जो आइन की तरमीम होती है उसमें पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के तौर पे बैठती है। तो आर्टिकल 239 हमारे यहाँ है, 238, 239, जिसके तहत पार्लियामेंट अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जब बना था पाकिस्तान का 1913, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक तरह से बैठी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो वो इन पे भी इतना ही इतलाक होता है जितना, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई रीराइट नहीं किया। वहां सिचुएशन ये आई थी कि वो लोग नहीं कर सकते थे, जिस तशद्दुद से वो लोग गुजरे पीटीआई वाले, उनको अपने फॉर्म नहीं दाखिल कर सकते थे, कोर्ट ने उनको दिया। और देखिए 3 दिन का इतलाक सिर्फ वो जो आर्टिकल 51 में है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट लोगों के, जिन्होंने अपना फॉर्म भरा होता है कि हम इंडिपेंडेंट है। ये 41 लोग भी पीटीआई थे, 11 जजों ने कहा कि ये सीटें पीटीआई की थी। कि अगर इसका इतलाक पीछे से कर रहे हैं तो ये बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इनको इंप्लीमेंट करना होता है। अगर उसमें कोई पॉइंट आउट कर दे सुप्रीम कोर्ट के ये आपके उसमें गलतियां हैं, उसको ठीक करके उसकी लेजिस्लेशन करी जाए। कोर्ट उसको कहते हैं हमारी इस्तिलाह में, ये बैरिस्टर साहब भी जानते हैं, वैलिडेशन। अब इनको ही साबित करना होगा कि ये वैलिडेट कर रहे हैं। यहां तो ये रिवर्स कर रहे हैं। जुडिशियल डिसीजन पार्लियामेंट के एक्ट से रिवर्स नहीं हो सकते। ये जुडिशियल पावर होती है और जुडिशियल पावर टू इंटरप्रेट होती है, कोई रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी, आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, आप कहें कि गलत की है, वो आप पे बाइंडिंग होती है। आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये करके देख लें, फिर ये देखिएगा इनके साथ क्या होगा। और ये प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल ये होता है, उसको 10 दिन का तो उसको नोटिस देना होता है उस आदमी को, और उसके बाद फिर लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की अगर उसकी परमिशन चाहिए होती है, स्पीकर वहां भेजता है लॉ मिनिस्ट्री में कि जी आपकी इसमें क्या से है। उसके बाद वापस आता है, फिर वो चला जाएगा सिलेक्ट कमेटी में। उसका एक तरीकाकार इनकी नेशनल असेंबली के रूल्स के अंदर दिया हुआ है। अब ये जैसे पिछले दिनों या थोक के हिसाब से लेजिस्लेशन की है पीडीएम के, आखिरी जमाने पीडीएम 1 के, तो आप देखिए कि उसके अंदर तो सारी चीज सस्पेंड करके ये लोग करते थे। तो अब इनके प्राइवेट मेंबर्स ही, हुकूमत ने तो इंट्रोड्यूस नहीं किया, अब अपने आप को तो दूर रखा है, किसी एक आदमी से अपने बंदे से करवा दिया। देखिए उन्होंने दिया होगा लॉ मिनिस्ट्री ने, लॉ मिनिस्टर ने उससे बन के ड्राफ्टमैन ने करके दे दिया होगा कि तुम पेश कर दो। हम तो बिल्कुल सही है। चलिए ये सवाल बुनियादी तौर पर आप ये उठा रहे हैं सर, सवाल आप ये उठा रहे हैं, और ये मैं बैरिस्टर साहब से जरूर पूछूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है आईनी मामला तशरीह के लिए, और वो तशरीह करते हैं, एक इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, अगर वो इंटरप्रिटेशन हुकूमत को पसंद ना आए तो वो फौरी तौर पर एक नया कानून बना दे, तो फिर वो जो सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसकी अहमियत क्या रह जाएगी, और फिर इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाया ही क्यों गया था? ये एक सवाल नया उठ जाएगा। तो इसका जवाब लेते हैं, साथ में पतन की रिपोर्ट जो NA 130 के हवाले से है उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम NA 130 पर जो पतन की रिपोर्ट है उस पर आए, मैं एक चीज़ बैरिस्टर दानियाल साहब आपसे जानना चाहता हूं। अभी इस पर बात हो रही थी कि अगर एक आईनी तरमीम, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है और आईनी तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आईनी तशरीह करती है और वो किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं आती, और फिर उसके नतीजे में वो एक और तरमीम कर देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जनाब आपके फैसले को हम नहीं मानते, हम ये करके और इसका माजी से तलाक कर रहे हैं, तो इस तरह से तो निज़ाम फिर चल ही नहीं सकता। ये तो इस बुनियादी जो उसूल है सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, जो आप खुद भी कह रहे हैं, ये तो उसकी रूह के खिलाफ हो जाएगा सर।
जो है ये पार्लियामेंट का काम है कि आईनी तशरीह करना। जहाँ कोई ऐसी चीज़ है जहाँ लॉ खामोश है या इसका आइन नहीं स्पेस नहीं है आइन में, या जिसका कोई कानून नहीं है, तो उसकी तशरीह हो सकती है। जहाँ लॉ खामोश नहीं है, जहाँ लॉ अपना बड़ा क्लियर है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि 3 दिन का टाइम है या 15 दिन का टाइम है, या क्योंकि लोग अपनी पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियां या में ना छलांग मार के जाएं, ये तमाम चीज़ों की तशरीह जो है ये मौजूद है। और एक दफ़ा ये आइन बड़ा क्लियर है कि एक दफ़ा आप एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, आप दोबारा छलांग मार के नहीं जा सकते। और आपने जिस तरह बोला कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की आपने बात की, तो उसमें तो बहुत सी एग्जांपल्स है। अभी रीसेंट एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एंडोर्स किया वो बहुत रीसेंट एग्जांपल थी मियां नवाज शरीफ साहब वाले केस में, जिसमें उनको ता हयात या और जो अलीम खान साहब या जो और जो वो क्या नाम था उनका जो पीटीआई के थे, उनको जो ता हयात नाअहली थी, उसको लॉ ने आइन में उसमें अमेंडमेंट के बाद, एक्ट में अमेंडमेंट के बाद उसको 5 साल की नाअहली थी, उसको किया। तो रेट्रोस्पेक्टिव तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आप उनको लागू कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि अगर आज सिगरेट पीने पे जुर्म नहीं है और आज से 10 साल बाद सिगरेट पीने पे कोई सज़ा हो जाए तो मुझे सज़ा इसलिए मिल जाए कि 10 साल पहले मैंने सिगरेट पिया था। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक आपकी तशरीह है और आपके जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। और ऐसे मतलब देयर लोड्स ऑफ सच केसेस एंड सिनेरियोज वेयर इट हैज़ बीन डन बाय द पार्लियामेंट। सही है, लेकिन सर वो तो भारत पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो चाहे तो 3 साल पहले सिगरेट पीने वालों को भी सज़ा के दायरे में ला सकती है। ये उसको रोक तो कोई नहीं सकता। इसके पास एक लामहदूद इख्तियार तो पार्लियामेंट के पास मौजूद है। एनीवे सर, मैं एक NA 130 नहीं, पार्लियामेंट के पास लामहदूद इख्तियार मौजूद हैं, लेकिन आपको फिर वही आइन रोकता भी है इन चीज़ों से कि जो सजाएं और चीज़ें हैं इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई करने से आइन आपको रोकता भी है। अगेन इसकी तशरीह के लिए शायद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़े ना। मसला तो फिर यही है, तो फिर तशरीह के लिए कि किस में रोकेगा आइन और किस में नहीं रोकेगा, अगेन फिर शायद सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ जाए। सर, मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। ये नवाज शरीफ साहब का इंतखाबी हल्का है 130। जी सर, दोनों का इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा सर। जरा रिपोर्ट में रख दूं आपके सामने। 130 के कई फॉर्म 45 वो कहते हैं जी रिपोर्ट में कि टर्न आउट उन पर 90 से 102 90 से 102% रहा, जबकि इस हल्के की सूबाई निशस्तों का टर्न आउट लगभग 40% था, सूबाई निशस्तों का। फिर रिपोर्ट में कहा गया कि 82 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे NA 130 के जहां फॉर्म 45 पर औसत टर्नआउट 86% था, जबकि इन्हीं पोलिंग स्टेशन पर सूबाई सीटों का औसत टर्नआउट सिर्फ 41% था। 36 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां NA 130 के फॉर्म 45 पर टर्नआउट 90 से 99% था, यानी 100% तकरीबन पोलिंग टर्नआउट। लेकिन इन्हीं पोलिंग स्टेशन पर सूबाई निशस्तों का टर्नआउट जो है वो 40% से भी कम था। 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां NA 130 का टर्नआउट 100% या इससे भी ज्यादा था, ताहम वहीं सूबाई हलकों का टर्नआउट 50% से भी कम था। और फिर इस रिपोर्ट में कहा गया कि माजी के तमाम इंतखाबात में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मुश्तरका सीटों का टर्नआउट लगभग एक जैसा रहता है। और रिपोर्ट यह भी कहती है कि मजमूई तौर पर 12% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए वोट डाला, मगर वहां से लड़ने वाले सूबाई उम्मीदवारों को वोट ही नहीं डाला, यानी किसी को भी वोट नहीं किया। और यह एक मशकूक अमल है। अब बैरिस्टर दानियाल साहब, ये तो कोई एनालिसिस नहीं है, ये किसी का सर्वे भी नहीं है, ये किसी की राय भी नहीं है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि कौमी असम्बली के हल्के पर 100% टर्नआउट हो रहा है और सूबाई असम्बली के हल्के पर 40% या 45% टर्नआउट हो रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ के ऊपर अगर मैं आंसर करूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने नेशनल असम्बली की 4 नशिस्तों पे 4 सीटों पे वोट डाली है, 4 वोटें डाली हैं, तो आपने प्रोविंशियल में 0 डाली है। दैट्स नॉट पॉसिबल। या वोट ज़ाया हो सकती है या वोट क्या नाम है वो डिसरिगार्ड हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि आपको एक टाइम पे ही मिलते हैं सब्ज़ और सफ़ेद दोनों कागज़, जिसमें आपका जो भी कैंडिडेट होता है दूसरा, उसकी वोट आप काट सकते हैं, ज़ाया कर सकते हैं, लेकिन सीरियल बुक से इकट्ठे ही एक जगह से निकलते हैं। जहाँ तक अब किसी भी रिपोर्ट की बात है, मुझे तो नहीं पता किस रिपोर्ट की बात है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कोर्ट्स में गई हैं
और आपके कोर्ट्स के सामने है, जहां कोई डिस्क्रिपेंसी है वो सामने आ जाएगी। और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा बहुत दफा होता है कि MNA अपनी सीट जीतता है, उसको वोट पड़ती है, और PP में आपके क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, बाज़ आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, बाज़ कोई अपने लोकल लेवल की लड़ाइयाँ होती हैं, तो वोट डिवाइड हो जाती है। NA में वोट पड़ जाती है, PP में नहीं पड़ती। ये बहुत ऐसे हल्के हैं जहां ये होता है। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। इसी तरह अगर आप लोकल बॉडीज में चले, ये तो सही है कि ऊपर वाला वोट किसी और को पड़ गया, नीचे वाला वोट किसी और को पड़ गया, ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला वोट पड़ रहा है, टर्नआउट 90% है, और आधे वोटर जो हैं वो नीचे वाला वोट ही कास्ट नहीं कर रहे। ये हैरान कौन है ना इस रिपोर्ट में जो बताया गया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जिसकी भी रिपोर्ट है फिर ये गलत है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन की उसको जानते हैं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये आपके पतन को इसी पर तो हैरत का इजहार किया गया कि ये तो दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये कैसे हो गया। नहीं, हैरत का नहीं, ये रिपोर्ट ही गलत है, ये हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और या वो ज़ाया हो सकती है या वो कट सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको 3 स्लिपें मिली गई हो, 2 स्लिपें आप जेब में डाल दो और 1 स्लिप में डाल दो। दिस रिपोर्ट इज रॉन्ग, देन 100% इज रॉन्ग। और अगर ये ऐसी कोई चीज़ इनके पास है, क्योंकि ये तो कोई भी रिपोर्ट लिख ले कर ले, कोर्ट्स हैं, अगर ये भी इसमें कोई हकीकत होती तभी तक हाई कोर्ट के पास बैठे होते इस चीज़ के ऊपर। झगड़ा साहब, सर दानियाल चौधरी ने अभी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जो उन्होंने कह दिया। ये सिर्फ नवाज शरीफ की सीट में नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूं कि ये बेशतर सीटों पे हुआ है। मुमकिन ही है, रिपोर्ट ही गलत है ना, ये हो ही नहीं सकता। 8 फरवरी के वो कहते हैं कि नहीं है गलत। मैं आपको और सीटें बता सकता हूं जहां पे एग्जैक्टली यही हुआ है। दानियाल ठीक कह रहा है, 2 स्लिप्स मिलती है, मैंने चेक किया था, जुबैरी साहब भी है। अगर वो किसी ने वोट जाया भी किया हो, वो फॉर्म 46 में आएगा। मैं आपको गारंटी करके कहता हूं, आप फॉर्म 46 देख लें, NA 130 के और सूबाई सीटों से मिला दे, उनमें फर्क होगा। कितनी शर्म की बात है, 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं नवाज शरीफ, पता नहीं वोट को इज्जत दो से अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन, कि इतनी उनमें ऑनेस्टी नहीं है कि ये सारा कुछ देख के उन्हें पता था कि ये निकलना है, कि उन्होंने तब भी ये सीट एक्सेप्ट की। शायद इसलिए तो वो बजट सेशन में नहीं आते ना, शायद इसलिए तो वो इस्लामाबाद में नजर नहीं आते ना, चुप चुप के लाहौर में जो है वो मरियम बीबी के साथ मीटिंग्स करके जो कोई लो की बयानात देते। और कितनी शर्म की बात है कि सारी PMLN इसके पीछे कहती है और फिंगर पॉइंटिंग करेगी PTI को। यही चीज पेशावर में हुई है, 75 में हुई है, PK 74 में हुई है, NA 28 में हुई है नूर आलम खान की सीट पे, और सबूत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। ऐसे सीट भी है, मैं आपको नंबर कह के बताता हूं, PK 83 पेशावर देख लें, जहां पे चूंकि आधा रिजल्ट उन्होंने चेंज किया, पूरा रिजल्ट चेंज नहीं किया। जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसमें पोलिंग वाइज रिजल्ट एक है, जो फॉर्म्स 45 इलेक्शन कमीशन ने खुद रखे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो कुछ और कह रहे हैं। यही तो मैं, और इसीलिए तो ये कानून साजी कर रहे हैं, इसीलिए तो इन्होंने इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल को जो है वो फैसला लेने नहीं दिया। और इसीलिए अगर ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक तो हाल आसान है जी। कल अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये फैसला भी कर ले तो इसके बाद ये एक और कानून पास कर लेंगे जी, कोई फैसला जो है अगर किसी का नाम शरीफ हो उसके खिलाफ नहीं आ सकता। मुख्तसर मैं जुबैरी साहब के पास जाने से पहले जी बैरिस्टर साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें कि ऐसा हुआ है, जैसा कि कई हमने फॉर्म 45 पे देखा कि हाथ से ओवर राइटिंग करके तब्दील किया गया, 169 को 1169 कर दिया गया, 820 को जो है वो 1820 कर दिया गया, तो अगर ऐसा हुआ है तो जिसने भी ये किया होगा उसने ये हिसाब किताब तो नहीं रखा होगा कि कहीं टोटल वोट बढ़ ना जाए और ये 100% पे ना चला जाए। उस सूरत में तो शायद ये मुमकिन हो कि अगर इस तरह की कहीं पर कोई धांधली करें। अभी आप जनाबे वाला, अभी आप ऑनलाइन रिजल्ट निकालें, आप माइनस करने शुरू करें तो आपके सामने आ जाएगा दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू, ये गलत, आपको गलत रिपोर्ट है, जो भी है गलत है। आप अभी करके देख लें, अभी ऑनलाइन निकालें और वो करें, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट एट ऑल। और मियां नवाज शरीफ साहब वाहिद वो लीडर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किसी सीट पे भी खड़े हो, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किसी सीट से भी खड़े हो, वो अपने ओपोनेंट की जमानतें जब्त ना करें तो हम सियासत छोड़ देंगे।
हमें वोट पड़ता ही मियां नवाज शरीफ की वजह से है। ये जितनी सीटें हैं मियां नवाज शरीफ के नाम पे और उनके झंडे को वोट पड़ता है, और उनको आप किसी भी सीट से खड़ा करें जो पीएमएलएन का होल्ड है। ये हो नहीं सकता कि अगर हमें 10 वोटें पड़े तो मियां नवाज शरीफ साहब जब उसी नेशनल की सीट पे खड़े होते हैं तो उनको 50 वोट पड़ेगा। हम सबको मियां नवाज शरीफ के नाम पे वोट पड़ता है, और मियां नवाज शरीफ साहब के इसके ऊपर आके कहें कि इनको वोट कम पड़ा है ज्यादा पड़ा है, दैट्स नॉट पॉसिबल। कि आपका इंशाल्लाह उनको कोई ऐसा हल्का नहीं है जहां वो खड़े हो और उनको भी हरा सके पंजाब दानियाल में। साहब, ऐसे मियां फॉर्म साहब 45 तो सामने आए हैं ना, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आए हैं। सर देखें, सर कोई ऐसे भी नहीं, फॉर्म 45 ओवर राइटिंग तो हुई है नहीं, सब आपके सामने पड़े हुए, कोई ओवर राइटिंग नहीं हुई भी, सब चीजें पड़ी हुई हैं। हम तो बाई इलेक्शंस के बाद ढूंढ रहे हैं इनके बंदों को फॉर्म 45 लेके जाएं। पहले कभी फॉर्म 47 का बहाना बनाते हैं, कभी किसका। अभी बाई इलेक्शंस के बाद अपने फॉर्म्स लेने आए ना, सारे भागे करके। पाकिस्तान की आवाम ने इनकी नजरिए को रिजेक्ट कर दिया है। People have thrown it out of their windows। वो जलाओ गिराओ तफरीक 9 मई आग लगाने वालों की सियासत को खैराबाद कर दिया है, और पाकिस्तान में जो मुस्बत सियासत करते हैं, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं, उस डब्बे में वोट डाल के बाई इलेक्शंस में साबित किया कि हम मियां नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़े हैं। और वो नजरिया है पाकिस्तान को वापस एशियन टाइगर बनाना, वो नजरिया है पाकिस्तान को वापस इकोनॉमिक टाइगर बनाना, वो नजरिया है कि पाकिस्तान को जो ये बसाखियों पे लेके आए हैं उन बसाखियों को हटाकर वापस अपने कदमों पे खड़ा करना। ये तो आज वो लोग हैं कि इनकी जमात में, झगड़ा साहब की बात नहीं करता, ये मेरे भाई हैं, मैं इनकी जमात, ये वो लोग हैं कि जो आज बसाखियां ढूंढ रहे हैं, कभी इधर मिन्नतें कर रहे हैं, कभी उधर मिन्नतें कर रहे हैं। ये जो अपने अफवाज को गाली देने वाले, अपने मुल्क को तोड़ने वाले की बात करने वाली, पाकिस्तान को आग लगाने करने वाली बात कर रहे थे। आप जुबैरी साहब वन लास्ट कमेंट किया, ये रिपोर्ट कहीं बुनियाद बन सकती है आगे हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल के पास? अगर यही बात थी नवाज शरीफ साहब को सारे वोट मिले और इलेक्शन जीता तो मानसेरा सिर्फ 2 हार गए थे। और यहाँ भी आपको लाहौर के हल्के जब खुलेंगे जिसमें सलमान अकरम राजा और आप देख लीजिएगा कौन जीता है। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं ये कराची के अंदर बिल्कुल यही हुआ है। नहीं मानती कि वो मानसेरा ना माने, उनके न मानने से कुछ नहीं होता। सारी दुनिया हर कोई कह रहा है कि आप सॉरी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अमरीकी इंतखाबात पर, जिसमें अब 100 दिन से भी कम वक्त रह गया है, डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत लीड कर रहे थे कमला हैरिस के आने के बाद, अब उनकी जो फर्क है वो बहुत कम रह गया है, या बहुत जो डेमोक्रेट्स है उन्होंने कवर किया है। कैसे हुआ ये सारा, और किसका कौन कौन जीतने जा रहा है, और पाकिस्तान पर उसका इंपैक्ट, किसकी जीत का इंपैक्ट ज्यादा होगा, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमेरिकी इंतखाबात में 100 दिन से भी कम वक्त रह गया है। कुछ दिन पहले तक तो ऐसा महसूस हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जो बाइडेन के दस्तबरदार होने और कमला हैरिस के आने के बाद कुछ दिन में ही सूरत हाल बदलने लगी है। और अब सर्वेज ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो हासिल बढ़तरी थी उसका खात्मा हो गया है, और कमला हैरिस बहुत तेजी से ऊपर आई हैं। डेमोक्रेट्स की पोजीशन बहुत तेजी से बेहतर हो रही है। ये सब कुछ कैसे हुआ है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, और आने वाले दिनों में किसकी पोजीशन बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, कौन जीतेगा तो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खाजा। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन साहब। सर ये बताइए कि यह अचानक कैसे हुआ है, क्योंकि कमला हैरिस के आने के बाद भी इब्तदाई तौर पर यही लग रहा था कि ये महज अब खानापूरी के लिए आई हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो अपना इलेक्शन सीधा कर चुके हैं। आपको क्या लगता है ये बढ़तरी का खात्मा कमला हैरिस किन वजूहात की बिना पर कर पाई हैं? देखिए, ये अभी तो रिएक्शन इस वजह से है कि बाइडेन ने इतनी देर कर दी थी, तो उसके बाद जो भी डेमोक्रेट्स थे वो जल्दी से अपनी अलायंस कमला हैरिस की तरफ देने को तैयार थे और किया है। लेकिन मुझे अभी भी, और ये भी आपका कहना सही है कि लगता है कि ट्रंप की जो पहले लीड थी वो अब बिल्कुल गल चुकी है। अभी कोई उसकी तरफ कोई ख़ास
अहमियत नज़र नहीं आती। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मत भूलिए कि अमेरिका कीप अमेरिका वाइट जो है ये स्लोगन ट्रंप इस्तेमाल करेगा, और हालांकि लोग अब कह रहे हैं कि साहब ये स्लोगन का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अमेरिका में जो जनरल सेंटिमेंट है वो ये है कि ये मुल्क सफ़ेद है और इस मुल्क को सफ़ेद रहना चाहिए, और इसकी वजह से ये जो कमाला हैरिस की इस वक्त रिसर्जेंस मालूम हो रही है, लग रहा है कि बहुत उसकी पोजीशन अच्छी हो गई है। वो ऐसी पोजीशन ख़ास अच्छी नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि अभी भी कीप अमेरिका वाइट जो है ये एक स्लोगन ज़रूर ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, और वो स्लोगन अभी मुझे लगता है कि कामयाब होगा। नजमुद्दीन साहब, आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को जो बहुत वाज़ेह बढ़तरी कुछ दिन पहले तक दिखाई दे रही थी, वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी स्ट्रेंथ की वजह से थी या जो बाइडेन की वीकनेसेस की वजह से थी? नहीं, ट्रंप की अपनी स्ट्रेंथ थी, वो बाइडेन की कमज़ोरी के बिना पर नहीं थी। अगर आप ये देखें तो मसला ये हो गया था कि या एक 84 साला फिर री इलेक्शन चाह रहा था, या एक 76 साल का बंदा वो भी री इलेक्शन चाह रहा था। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई थी। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि अमेरिका में जनरल पॉपुलेशन जो है उसमें अभी भी बहुत इस पे फिक्र है कि अपने बॉर्डर्स को, सरहद को की हिफाजत करो, और ज़्यादा लोगों को आने की इजाज़त न दो, और मेक्सिको के साथ फिर से एग्रीमेंट जो है वो पक्की करो कि वहाँ से लोग अब अमेरिका में ना आ सकें और अमेरिका सफ़ेद रहे। ये मैं समझता हूँ कि अभी ये सारी बातचीत के बावजूद मुझे लगता है कि ये सेंटिमेंट जो है ये प्रिवेल करेगा, और इसी वजह से बावजूद इसके कि इस वक्त नज़र आ रहा है कि कमाला हैरिस ने बहुत वोट कमा लिए हैं, ये सूरत हाल बदलेगी नहीं। एक सूरत हाल नज़र आती है कि अगर वो कहे कि मैं ऑल फीमेल, यानी एक अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो भी कोई औरत लगाए, तो शायद इसका असर औरतों की वोट पे पड़े, और औरतों का वोट खासी अहमियत रखता है अमेरिका में, और हर जगह के वोट में अहमियत रखता है, लेकिन अमेरिका में ख़ास तौर पे इस वक्त अहमियत रखता है। लेकिन मुझे उसकी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे। सही है नरेंद्र साहब, जैसा कि आपने कहा कि वाइट अमेरिका का नारा लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो मकबूल भी है, उसकी वजह से वो काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अपने वोटर्स को। दूसरी तरफ जो कमला हैरिस हैं वो कैसे मैनेज कर पाई हैं अपनी जो फ़र्क था डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसको काफ़ी हद तक कम करने में, और वो जो मकबूलियत का ग्राफ गिरा हुआ था उसको उठाने में उन्होंने कैसे उसको मैनेज किया है? उन्होंने मैनेज नहीं किया, ये आप समझ लीजिए कि कुछ आप ट्रंप की कोताही को करार दें, और कुछ दें इसको कि डेमोक्रेट्स के पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने जल्द से जल्द, बाइडेन ने बहुत देर लगाई थी री इलेक्शन से हटने के लिए, तो उसके बाद उनको बहुत तेज़ी से डेमोक्रेट्स को कमाला हैरिस के पीछे लगना पड़ा। लेकिन मेरा अभी भी ये ख्याल है कि हालांकि इससे उसने बहुत सारे जो फासले थे तय कर लिए हैं, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका का जो जनरल सेंटिमेंट है उसमें कीप अमेरिका वाइट वाला रहेगा। मेक्सिको के साथ वो एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि अब इमिग्रेशन न हो, और ट्रंप का जो स्लोगन है कि कीप अमेरिका वाइट वाला प्रिवेल करेगा।
सही है। नजम साहब, अब पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ जिसमें उन्होंने सरवाइव किया, आपके ख्याल में इससे उनकी मकबूलियत में या इस इलेक्शन कैंपेन में कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि आमतौर पर एक हमदर्दी का वोट कुछ जगहों पर माना जाता है, क्या अमेरिका में भी इसका तस्वुर है और क्या इस हमले के बाद कोई फ़र्क पड़ा होगा आपके ख्याल में? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। मुझे लगता है कि जो ब्रिज खेलने वाले हैं उनका तो मजाक ये है ना कि अगर साहब 1 इंच इधर हो जाता तो अगर गोली 1 इंच इधर हो जाती तो वो 1 नो ट्रंप की कॉल हो जाती, यानी ट्रंप रहता नहीं। लेकिन चूंकि रहा और चूंकि बचा है तो उसके लिए सिंपैथी वोट भी है। ये कहना कि ये सिंपैथी वोट नहीं है ये गलत होगा। सिंपैथी वोट ज़रूर होगा और वो सिंपैथी वोट को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सही है। और मेरे जी कहिए सर। मेरा अभी भी तखमीना ये है कि ये कीप अमेरिका वाइट और मेक्सिको के बॉर्डर को बंद करना, ये जो चीज़ें कही हैं ट्रंप ने, उसकी बहुत सारे लोग अमेरिका में इस सेंटिमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं और इसी बिना पे अपना वोट देंगे। नजम साहब, मुसलमानों का वोट इन दोनों में से किसके लिए होगा? देखिए, इस वक्त वो कहते हैं ना कि न इधर न उधर, ये मुसलमानों के वोट की कोई ख़ास अहमियत नहीं होगी। हालांकि अभी भी मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने कोशिश ये की है कि वो कहे कि हम खैर ट्रंप की आपको पता है कि जब पाकिस्तान से बात होती है तो इमरान खान एक बंदा है जिसके साथ ट्रंप ने दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी और इमरान खान ने भी उसका जवाब दिया था। तो कुछ सेंटिमेंट है, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और मुसलमानों की जो सूरत हाल है उसका मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास असर ओवरऑल रिजल्ट पे नहीं है। सही है। लेकिन सर, पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, जिनमें से एक ख्याल किया जाता है ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, वो इस वक्त ये गुमान किए हुए हैं कि ट्रंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ लेकर आएंगे। और यहाँ मुशाहिद हुसैन सैयद अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि आपको इमरान खान के साथ डील करना चाहिए, वरना अमेरिका के इलेक्शन हो गए और डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो फिर आपको करना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि पहले कर लें। तो इस तबसरे या तज्जिए से आप कितना इत्तफाक करते हैं? देखिए, ये उनका कहना सही है कि देखिए आपको ये मद्देनज़र रखना है कि कौन जीतने वाला है। और अगर आपको ये नज़र आए, जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रंप जीतने वाला है, तो उसको कल्टिवेट करना ज़रूरी है। और इसमें इमरान खान के साथ जो उसका रिश्ता है उससे हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ये मेरी नज़र में यही चीज़ है जो कि हमें करनी चाहिए, क्योंकि अब इमरान खान पाकिस्तान में तो उसकी मकबूलियत का कोई अब शक नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ट्रंप को एक बड़ी हद तक मैं समझता हूँ ये एहसास है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, एक मुल्क है जिसकी वजह से बहुत सारे कनेक्शंस बन सकते हैं और उसकी वजह से उसके साथ रिश्ता सही रखना ज़रूरी है। और उस रिश्ते को सही रखने में इमरान खान के साथ जो उसने दोस्ती बनाई है या दोस्ती थी या दोस्ती रखने की कोशिश कर रहा है, वो उसके लिए काम भी आएगी और मुसलमानों का वोट जो है अमेरिका में उस पर भी असरअंदाज होगा। तो नजम साहब, चलिए, ये तो तहरीक इंसाफ तो एक फैक्टर है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए आपके ख्याल में पाकिस्तानियों को किसकी तरफ देखना चाहिए या कौन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुफीद हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? देखिए कमला हैरिस आपके लिए मुफीद नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस पे खासा जोर रखती हैं कि
हिंदुस्तानी कनेक्शन क्या हैं, मैं कहाँ की हूँ, मेरे माँ बाप कहाँ के हैं और मेरे माँ बाप के मेरे पप्पे चाचे वगैरह कहाँ के हैं और उनके साथ मेरी किस किस्म की वाकफियत है, किस किस्म की बातचीत मेरी उनके साथ होती रहती है। तो वो उसका जो इंडिया कनेक्शन है वो बहुत ताकतवर है और वो चाहती है कि वो उस ताकत को वो दिखाना चाहती है कि चूंकि मैं कमाला हैरिस हिंदुस्तान के साथ ये पहलू रखती हूँ और हिंदुस्तान की अब दुनिया में अहमियत बढ़ गई है, तो ये आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए मैं एक फ़ायदेमंद चीज़ कर सकती हूँ। तो आपके ख्याल में चूंकि जो बाइडन के भी पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के जो बाइडन के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, बल्कि यहाँ पर तो एक हुकूमत का खात्मा हुआ तो इल्ज़ाम लगा कि ये अमेरिका ने कराया है। फिर जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जो बाइडन और इमरान खान के दरमियान कोई एक फॉर्मल एक टेलीफोन डिस्कशन भी नहीं हुई, रब्ता भी नहीं हुआ और उसके बाद दूसरी हुकूमत आने के बाद भी हमने कोई ऐसा बहुत एक अच्छा इंट्रैक्शन नहीं देखा। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर कमला हैरिस आती हैं तो चलेगा तो यही पॉलिसी जो बाइडन की थी, लेकिन इनके वजूहात मुख्तलिफ होंगी। वजूहात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन इसमें जिस चीज़ को आप अहमियत देगी कमला हैरिस वो ये कि मैं हिंदुस्तानी मेरे कनेक्शन जो हैं वो अमेरिका के लिए बहुत सूदमंद होंगे और उनको जारी रखना ज़रूरी होगा। और इसके बरक्स ये होगा कि अगर हिंदुस्तान के साथ आप रिश्ता बढ़ाएंगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को डाउनग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो डाउनग्रेड करने को तैयार है। सही है सर। ये बताइए कि दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो इस वक्त गज़ा और इसराइल और फ़लस्तीन ये जंग भी है। आपके ख्याल में किसकी क्या राय है, या इन दोनों में से गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कौन बेहतर साबित हो सकता है? दोनों के ओपिनियन में क्या फ़र्क है? देखिए अभी जो भी हो मेरा ये बदकिस्मती है, लेकिन जूश लॉबी इतनी ताकतवर है अमेरिका में कि नेतन्याहू कुछ कहे, नेतन्याहू के साथ रिश्ता कमला हैरिस का या बाइडन का जिस किस्म का भी हो, न वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चलने को तैयार हैं, न वो चलेंगे। और आगे चल के मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि कमला हैरिस जीते या ट्रंप जीते, जहाँ तक फ़लस्तीनियों का सवाल है उसमें यही होगा कि वेस्ट बैंक पे और भी कब्ज़ा करेगी, इजरायली कब्ज़ा करेंगे। जो उनके इंतहा पसंद इजरायली हैं वो वेस्ट बैंक पे पूरा कब्ज़ा करेंगे और 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं रहेगी, ये एक ही स्टेट बनेगी। और जो वहाँ पे फ़लस्तीनी हैं उनको या तो मिस्र में या ज़्यादातर ट्रांस जॉर्डन में मुलविस करने की कोशिश की जाएगी। और आपको मैं बताऊं कि इजरायली कहते हैं कि जॉर्डन तो हम बना ही इसलिए था कि वो फ़िलिस्तीनियों का जो कि इजराइल से निकाले जाएंगे और जहाँ पे सारे वेस्ट बैंक को हम इजराइल बनाएंगे, तो ये जॉर्डन में जाके जो फ़िलिस्तीनी बचेंगे वो वहाँ चले जाएं। अगर कुछ फ़िलिस्तीनी रहते हैं तो वो अरब इजरायली होंगे, यानी इजराइल के अरब होंगे और उनको आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म किया जाएगा। उनसे ज़मीनें खरीद जाएंगी या छीन ली जाएंगी, लेकिन इवेंचुअली जिसे कहते हैं ना इट सेट्स इजराइल, यानी सारा वेस्ट बैंक पूरी तरह से इजरायली हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नजमुद्दीन शेख साहब समझते हैं कि कमला हैरिस ने बहुत अपनी रेटिंग को बेहतर तो किया है, लेकिन अभी भी ट्रंप को बढ़तरी हासिल है और वो समझते हैं कि ट्रंप को ये फैसला कुन बढ़तरी इलेक्शन तक हासिल रहेगी और वही उन्हीं के इम्कानात ज़्यादा हैं कि वो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद सूरत हाल में कुछ फ़र्क भी पड़ सकता है। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।